दरवाजे पर देर से खटखटा रहा था कोई। किरण बड़बड़ाती हुई आई कमरे में और पिंकी को देखते हुए गुस्से से बोली, सुनाई नहीं पड़ रहा तुम्हें? खोलती क्यों नहीं दरवाज़ा? तुम्हारे दरवाज़ा न खोलने से कोई बाहर तो नहीं खड़ा रह जाएगा। थोड़ी देर में मिस्टर राजन घर के अंदर थे और किरण उनसे माफ़ी मांग रही थी कि थोड़ी देर लगी उसे खोलने में। असल में बत्ती नहीं आ रही थी तो बेल की आवाज़ नहीं आई इसलिए। कोई बात नहीं, आप इतनी फॉर्मल ना हो। पिंकी जी तैयार हैं क्या? हमें जल्दी ही निकलना पड़ेगा। मेहता सर बिजी थे, उन्हें अपनी वाइफ को डॉक्टर को अर्जेंटली दिखाना पड़ गया, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया पिंकी जी को लाने के लिए, वो बोला। बस थोड़ी देर और, आप खाना खा के ही जाएं। लंबा सफ़र करके आ रहे हैं, ऐसे कैसे जाएंगे? किरण ने कहा। वो अंदर आई और अनमनी सी पिंकी उससे लिपट के रोने लगी। मौसी, मुझे खुद से दूर न करो प्लीज़। मैं इस आदमी के साथ नहीं जाऊंगी। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। कैसी बात करती हो लाडो? वहाँ तेरे पिता हैं जिन्होंने तुझे बुलवाया है। वो तुझे आगे पढ़ाना चाहते हैं। पिंकी फुफकार कर बोली, उन्हें मेरे पिता मत कहिए, जिन्होंने मेरे पैदा होने से पहले मेरी माँ को तलाक दे दिया। आज भी खुद नहीं आए, अपने साथी कर्मचारी को भेज दिया। धीरे बोल बिटिया, वो सुन लेंगे, किरण फुसफुसाई। मैं किसी से नहीं डरती, मुझे मत भेजो। पिंकी फिर रुआंसी हो आई। जब से उसकी माँ मधु की मृत्यु हुई थी, उसके मौसा जी ने शायद उसके पिता को सूचित कर दिया था और उन्होंने पिंकी को शहर अपने पास बुलवा भेजा। उसके पिता अशोक मेहता शहर के नामी वकील थे। उनके नाम पद की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। विदेश से पढ़कर अपने पैतृक गांव लौटे तो डेथ बेड पर लेटे पिता की अंतिम इच्छा के लिए उनके दोस्त की बेटी मधु यानी पिंकी की मां से शादी करनी पड़ी थी ज़बरदस्ती। इधर पिता की आंख बंद हुई, उधर उनका ये क्षणिक करार विवाह का, और फिर वो ये सब छोड़कर शहर चले गए। लेकिन इस बीच पिंकी कब उन दोनों के बीच आ गई ये पता ही ना चला। जब तक उन्हें इसकी जानकारी मिली, वो सुधा से दूसरी शादी कर चुके थे, जो उनका पहला और आखिरी प्यार थी। शुरू में उन्होंने कुछ आर्थिक मदद भेजी थी मधु के लिए, लेकिन फिर तलाक हो गया और वो अपने बिजनेस में रम के उसे भूल गए। अब इतने सालों बाद जब पिंकी के मौसा जी ने उन्हें खत भेजकर मधु की अकाल मृत्यु की सूचना दी और उनकी इकलौती बेटी पिंकी की फ़िक्र दिखाई, तो उन्होंने झट अपना आदमी भेजकर उसको अपने पास बुलवा भेजा। स्वाभिमानी पिंकी को बहुत बुरा लग रहा था। एक तो उसने अशोक को कभी अपना पिता माना ही नहीं, दूसरे जिस आदमी ने सारी ज़िंदगी उसकी निर्दोष माँ को खून के आंसू रुलाए, उससे कैसा प्यार या लगाव। आखिर कब तक विद्रोह करती? एक बड़े से बैग में कुछ जोड़ी कपड़े, कुछ किताबें डालकर वो बुद्ध बनकर खड़ी थी कमरे में आकर। राजन ने ऊपर से नीचे तक उसे गौर से देखा। साधारण से कुर्ता सलवार में एक सांवली सी लड़की, लंबी गुथी हुई चोटी, बड़ी बड़ी आंखों में आक्रोश के अनगिनत भाव। लगता था अभी फूट फूट कर रो देगी। उसने बड़ी मृदुलता से कहा, चलें, आप तैयार हैं? बस यही सामान ले चलना है? बैग को देखते हुए उसने पूछा। पिंकी के सर हिलाने पर वो अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया और आगे की सीट का दरवाज़ा खोल पिंकी को बैठने का इशारा किया। एक एक कदम जैसे ज़मीन में धंस रहा हो पिंकी का। कातर निगाहों से मौसी को देखा, मानो अभी भी कोई आस थी कि वो उसे रोक लेंगी। लग रहा था कि जैसे कोई बकरी को हलाल करने ले जा रहा हो। किरण की भी आंखें डबडबा आईं, लेकिन वो मजबूर थी। उसने मरती बहन मधु को वचन दिया था कि पिंकी को उसके पापा के पास पहुंचवा देगी। गाड़ी राजन ही ड्राइव कर रहे थे। वो कनखियों से पिंकी को देखते। वो बहुत गंभीर होकर बैठी थी और लगातार शून्य में ताक रही थी। शुरू में कई बार उसके सुबकने की आवाज़ भी आई थी, पर अब बिल्कुल चुप पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। राजन की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे सामान्य कैसे किया जाए। उसने कुछ बातचीत करनी चाही तो पूछा, आप पढ़ाई कर रही हैं? पिंकी बोली, 12th के एग्ज़ाम दिए हैं इस बार, रिजल्ट अभी आना है। वो बोला, हाँ, नेक्स्ट मंथ आएगा। पिंकी ने कहा, आगे क्या करने का विचार है? उसने पूछा। पिंकी का मन नहीं था बोलने का।
टालते हुए बोली, सोचा नहीं अभी। आप चाय वाय पीती हैं? राजन ने पूछा और बिना उसके जवाब दिए गाड़ी एक चाय की दुकान के आगे रोक दी। भाई, मुझसे तो भूखे पेट गाड़ी नहीं चलेगी, वो इस अंदाज में बोला कि पिंकी को अचानक हंसी सी आ गई। दोनों की आंखें मिली और हौले से दोनों ही मुस्कुरा दिए। राजन बोला, आप हंसते हुए प्यारी लगती हैं, ऐसे ही रहा करिए। पिंकी फिर अचानक गंभीर हो गई। अरे, मैं कैसी बेवकूफ़ी कर रही हूँ, इस आदमी को पहचानती तक नहीं, और ये आदमी ऐसे ही होते हैं, ज़रा मुस्कुरा क्या दो, गलतफहमी पाल लेते हैं। राजन ने उसके मन के भाव पढ़ लिए थे। कान पकड़ के बोला, माफ़ कीजिए प्लीज़, फिर से चुप मत हो जाइए। मुझे बोलने वाले चुलबुले लोग अच्छे लगते हैं। अभी लंबा रास्ता है, ऐसे कैसे कटेगा। पिंकी थोड़ा सामान्य हुई। दोनों ने चाय पी और कुछ स्नैक्स खाए, कुछ सामान्य बातें की और फिर पिंकी के आग्रह पर वो चल दिए। धीरे धीरे राजन की बातें पिंकी को अच्छी लग रही थीं। उन दोनों ने पढ़ाई संबंधी, राजनीति को, मूवीज़ को, ज्ञान दर्शन की बहुत सी बातें की और हर बात में दोनों ही एक दूसरे के ज्ञान और सदे व्यवहार से प्रभावित हुए बिना न रह सके। जहाँ राजन सोच रहा था कि यह साधारण सी दिखने वाली लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें मेहता सर जैसी हाजिर जवाबी और दूरदर्शिता कूट कूट के भरी है, वहीं पिंकी भी राजन की स्पष्ट सोच और दयालु मन से इम्प्रेस थी कि वो एक अच्छा आदमी था। रात के 8 बज गए थे जब वो राजन के घर पहुँचे। बीच में अशोक मेहता का फ़ोन आ गया था कि वो 3 दिन बाद आ पाएंगे, इसलिए राजन उसे अपने घर ले आए। पिंकी का संकोच की वजह से बुरा हाल था, लेकिन राजन की माँ से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा। बड़ी ममतामयी महिला थी वो, लगातार उसे सहज कर रही थी कि बेतकल्लुफ़ी से रहो, इसे अपना ही घर मानकर। उन्होंने उसे उसका कमरा दिखा दिया था और हिदायत दी कि अब वो आराम कर ले। पिंकी कमरे को निहार रही थी कि कितना खूबसूरत कमरा था वो। एक तरफ शेल्फ में बड़ी अच्छी किताबों का कलेक्शन था। उसकी पसंदीदा थी सब किताबें। वो पैसों की कमी की वजह से कभी खरीद नहीं पाई थी और आज यहाँ एक कतार से सब लगी थी। उसे कुछ घुटन हुई बंद कमरे में, जबकि एसी चल रहा था, पर उसे खुले में रहने की आदत थी। वो बाहर टेरेस पर आकर चेतन भगत की नावल 5 पॉइंट संबंध पढ़ने लगी। कुछ देर बाद वो चौंक गई जब राजन ने आकर इसे काफ़ी पकड़ाई। वो नर्वस सी थी। राजन ने उसे सहज किया। आप कब तक ऐसे घबराती रहोगी? सर बहुत अच्छे हैं, कल परसों तक आ जाएंगे, आप फिक्र ना करिए। अपने पिता के जिक्र से उसका मन फिर कड़वा हो गया, लेकिन कुछ ना बोली, बस आंखें नीची रख अपने पैर की उंगलियों से ज़मीन कुरेदती रही। थोड़ी देर बाद दोनों जाकर अपने अपने कमरों में सो गए। सुबह देर से आँख खुली पिंकी की। दरअसल रात में नींद आई ही कहाँ थी। नई जगह, नए लोग, फिर सबसे ज़्यादा घबराहट उसे अपने तथाकथित पिता और उनकी वाइफ से मिलने की थी। ये दोनों तो अजनबी होकर भी कितना अच्छा व्यवहार कर रहे थे। किचन में गई तो राजन की मम्मी चाय बना रही थी। उसने मुस्कुरा के उन्हें गुड इवनिंग किया। वो नहा धो चुकी थी। उनसे ही पता चला कि राजन अपने ऑफिस जा चुके थे। उन्होंने बताया कि आज मेहता नहीं है तो सब उसे ही संभालना है, इसलिए जल्दी चला गया। शाम को कहीं घूमने चलेंगे कह के गया है राजन, तुम तैयार रहना पिंकी। उन्होंने कहा तो पिंकी थोड़ा घबरा गई। हकलाते हुए बोली, आंटी जी आप बुरा ना माने, मुझे बाज़ार घूमना अच्छा नहीं लगता। अरे तुम पहली लड़की हो जो ये बात कह रही हो। तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो 24 घंटे शॉपिंग करना चाहती हैं। राजन बता रहा था कि तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था और उन्होंने ही कहा है कि तुम्हें ज़रूरत का सामान दिलवा लाना। वो चुप रही। मन में सोचा, बड़े आदमी हैं ये लोग, मेरे साधारण कपड़ों से इनकी इज्जत घटेगी। अच्छी ड्रेस खरीदवा के देना इनकी मजबूरी है। अब ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना। वो धीमे से बुदबुदाई, कुछ कहा तुमने पिंकी बेटी? आंटी बोली। नहीं तो, वो फीकी सी मुस्कुराहट से बोली। दोनों ने फिर ढेर सारी बातें की। उसे आंटी में अपनी माँ की झलक दिखती थी और उन्हें भी ये भोली संस्कारी लड़की बहुत अच्छी लगी थी।
दोनों ही एक दूसरे के करीब आ गई थीं और घुल मिल गईं। आज शाम पिंकी की यादगार शाम बन चुकी थी। इतनी मस्ती, हंसी ठिठोली उसने अभी तक कभी ना की होगी शायद। शुरू में वो बहुत रिजर्व सी खुद में सिमटी बैठी रही, पर राजन और उसकी मम्मी के प्रयासों से जल्दी ही उसका बचपना जाग उठा। उनके साथ शहर के महंगे शोरूम से खुलकर खरीदारी करना, ऐसे ब्रांड्स तो वो ख्याल में भी नहीं लाती थी जिनके आउटफिट्स उसे राजन ने खरीदवाए। डांस की बात है कि राजन को भी उसकी तरह पेस्टल कलर्स भाते थे। नए कपड़ों में उसका रूप खिलकर निखर रहा था। लग रहा था वो पुरानी वाली पिंकी कहीं और चली गई, जो हर वक्त सिमटी सुकड़ी सी गुमसुम रहती थी। बीच बीच में कई बार उसकी आंखें भीग आतीं अपनी माँ को याद करके। आज माँ यहाँ होती तो कितना खुश होती उसे देखकर। उनका कितना मन करता था कि पिंकी अच्छे कपड़े पहने, घूमे फिरे, खुश रहे, लेकिन उनके पास कोई जरिया नहीं था पैसा कमाने का। सिवाय पिंकी कुछ ट्यूशन करती थी और कुछ जोड़ा हुआ पहले का पैसा था। उसकी माँ के पास जब वो बीमार नहीं थी, थोड़ा बहुत सिलाई बुनाई कर लेती थी। अब वो भी ख़त्म हो चला था। छोटी सी पिंकी जब माँ को बीमार देखती और डॉक्टर को बुलाने के लिए उन पर पैसे ना होते, तो ये बात जानती भी ना थी कि पैसों की कमी के कारण वो डॉक्टर नहीं बुला पाते हैं। बस उसने अपनी ज़िंदगी का एक उद्देश्य बना लिया था कि बड़े होकर उसे डॉक्टर बनना है और अपनी माँ का इलाज खुद करना है। वो बेचारी कहाँ जानती थी कि डॉक्टर बनने की पढ़ाई बहुत कठिन और महंगी है, और उसकी माँ इस तरह बीच सफ़र में उसे अकेला छोड़ हमेशा के लिए चली जाएंगी। राजन ने उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाई और बोला, अरे मैडम, कहाँ खोई हो? ये आंसू कैसे? पिंकी रुमाल से आँख पोंछती बोली, कचरा गया है शायद। फिर वो तीनों चाट के ठेले पर खड़े पानी पूरी खा रहे थे। राजन भी बहुत दिनों बाद इतना खुश दिख रहा था। यह बात उसकी माँ ने नोटिस कर ली थी। एक अरसे बाद उसने अपने बेटे को खिलखिलाते देखा था। कब से वो ये कोशिश कर रही थी कि उसका बेटा सामान्य हो जाए। हालांकि वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता, उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखता, बिना कहे हर चीज़ हाजिर हो जाती थी। राजन जब से बंगलौर से पढ़ के लौटा था, कितने ही सालों से यहाँ मेहता सर के साथ काम कर रहा था, पर वो पुराना वाला चुलबुला राजन कहीं खो गया था। अब तो उसकी शादी की उम्र भी निकली जा रही थी। सबको सामान्य रहते हुए भी शादी का जिक्र सुनते ही भड़क उठता। बेचारी माँ कब तक पीछे पड़ती, चुप रहती थी। अब जब से उसने कहा था कि जब करनी होगी शादी आपको बता के ही करूँगा, आज इतने समय बाद उसे खुलकर हंसते मुस्कुराते देख बूढ़ी माँ का मन मयूर नाच उठा था। उसे पिंकी में कुछ संभावनाएं नज़र आई थीं, पर दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर था। फिर अपने बेटे की दिल की थाह लेने में वो कभी सफल नहीं हो पाई थी। बस मन ही मन भगवान से दुआ की कि इन दोनों बच्चों को खुश रखना जहाँ भी रहें। आज बहुत दिन बाद उसने भी बच्चों के साथ आइसक्रीम पार्लर जाके आइसक्रीम खाई। पिंकी तो छोटे बच्चे की तरह मचल गई और कई फ्लेवर्स की आइसक्रीम खा गई। अरे अब बस भी करो, घर चलना है। कल मेहता बेटा और सुधा आ जाएंगे। सुबह जल्दी ही पहुंचना है पिंकी को वहाँ। सुधा का फ़ोन आया था मेरे पास, माँ बोली। फिक्र कर रही थी पिंकी की। कई दिन हो गए उसे आपके साथ कहकर माफ़ी मांग रही थी। पिंकी ने मन में सोचा, फिक्र तो ऐसे कर रही हैं जैसे जन्म से उनके पास हूँ। कल तक पता भी नहीं था कौन हूँ, कहाँ हूँ। आज मेरी माँ बन गई। राजन की मम्मी ने बताया, सुधा बड़ी सरल दिल की औरत है, बहुत इज्जत करती है उनकी। बेचारी को कोई औलाद नहीं हुई, कहाँ कहाँ नहीं भटके दोनों एक बच्चे के लिए। कोई मंदिर कोई दरगाह नहीं छोड़ी, पर भगवान के लिखो को कौन टाल सकता है आज तक। पिंकी फिर सोच में पड़ गई। कैसी लीला है भगवान की। उनके पापा की वो इकलौती संतान है, उसके पैदा होने से पहले छोड़ दिया। जिसे चाहते थे उससे एक बच्चा न मिल पाया। सच है, उस भगवान की बेजुबान लाठी से कोई नहीं बच सका आज तक। जल्दी ही उसे नींद घेरने लगी और वो साइड लैम्प बंद करके सो गई। कल जल्दी उठकर अपने घर जाने के लिए गाड़ी तेज़ रफ्तार से भागे जा रही थी। उससे भी तेज़ी से पिंकी का दिल धड़क रहा था। वो बहुत कॉन्शियस थी अपने पिता के घर जाते वक्त। बेमन से बैठी
कुछ कुछ सोचे जा रही थी। कभी कभी हम जिंदगी में कितने मजबूर हो जाते हैं। वो अपनी माँ के साथ चाहे कितनी गरीबी में रह रही हो, खुश थी, संतुष्ट थी। अब जिस पिता के संग बाकी ज़िंदगी गुजारनी थी, उनसे वो कभी अटैच नहीं रही, बल्कि उन्हें क्रूर स्वार्थी मर्द के रूप में इमेज बनाई थी उसने दिलो दिमाग में। अब उन्हीं के साथ सारी उम्र गुजारनी है, सोचकर उसका दिल जार जार रो रहा था। उसे मतलब नहीं था कि वहाँ कैसी सुख सुविधाएँ मिलेंगी। जितना बड़ा उसका पूरा मकान नहीं, उससे बड़ा तो उसका अपना कमरा होगा, पर दूसरे के घर वाली अनुभूति उसे बेचैन कर रही थी। अचानक उसके विचारों को गाड़ी के ब्रेक के साथ ही ब्रेक लगा। वो लोग एक बहुत सुंदर आलीशान कोठी के आगे थे। दरबान ने दौड़कर गेट खोला और राजन को सलाम किया। राजन मुस्कुराता हुआ पिंकी से बोला, लीजिए, आपका घर आ गया। पिंकी ने कातर निगाहों से उसे देखा। उसे उन लोगों से छूटने का भी दुख हो रहा था। कुछ ही दिनों में बहुत हिलमिल गई थी वो उन दोनों के साथ। राजन बोला, अरे इसी शहर में हूँ, जब चाहे मिलने आ जाइए माँ से। बातें करते करते वो हॉल में आ गए थे। पिंकी आंखें फाड़े चारों ओर देख रही थी। इतना सुंदर इंटीरियर, ये ठाट तो मूवीज़ में ही देखे थे उसने। उसे भय लगा कि उसे अब यहीं रहना था। अभी ये सब सोच ही रही थी कि एक गंभीर आवाज़ ने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। वेलकम बेटा, आपका अपने नए घर में स्वागत है। इस आवाज़ से उसने चौंक के देखा तो मिस्टर और मिसेस मेहता उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। पहली बार अपने पिता को सामने देख रही थी। एक गंभीर व्यक्तित्व का पौर सा आदमी, गोरा रंग, लंबा कद और खनकती आवाज़। उसने अभी तक अपनी माँ के हाथ में एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर में अपने पिता की झलक देखी थी, जिसे वो हर समय अपने पास छिपाए रोती रहती थी। उस तस्वीर और इस व्यक्ति में कोई समानता नहीं थी। दूसरी तरफ एक स्मार्ट लेडी बॉब कट बाल जीन्स टॉप में उनकी वाइफ खड़ी थी। आओ पिंकी, बड़े प्यार से सुधा ने पिंकी को अपने पास बैठाया। अशोक भी उसे गौर से देख रहे थे। उसकी शक्ल काफ़ी उनसे मिलती थी। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ। थोड़ी चुप्पी के बाद वो बोले, और तुम क्या पढ़ रही हो आजकल? जी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, नीट का एग्ज़ाम भी दिया है। वो धीमे से बोली। वेरी गुड, डॉक्टर बनना चाहती हो? अशोक के चेहरे पर चमक आ गई। राजन से मुखातिब हो वो और बातें करने लगे और सुधा ने सर्वेंट को आवाज़ लगाई, बेबी का सामान ले जाओ और उसे उसका रूम दिखा दो। अपने कमरे में आकर उसने चैन की सांस ली। बाहर बहुत नर्वस फील कर रही थी। इतने बड़े कमरे में उसे अकेले रहना था, सोच कर ही वो घबरा रही थी। अच्छा हुआ कि राजन जी ने कुछ ड्रेसेस दिलवा दी थी, नहीं तो यहाँ कितना बुरा लगता, वो सोच रही थी। अचानक एक मेड ने आकर कहा, आपको नीचे बुला रहे हैं डाइनिंग टेबल पर। नीचे आकर उसने देखा कि राजन जा चुके थे। वो फिर डर सी गई कि इन अजनबियों के साथ कैसे रहेगी। चुपचाप एक कुर्सी सरका के वो बैठ गई और चम्मच प्लेट से खेलने सी लगी बिना कुछ खाए। सुधा ने पूछा, ये अच्छा नहीं लग रहा तो कुछ और बनवाऊं? वो चौंक गई। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। अशोक बोले, देखो बेटा, अब तुम्हें यहीं रहना है। जितनी जल्दी से अपना घर मान लो अच्छा है। अधिकार से खाओ, समझी? वो जल्दी से एक ब्रेड टोस्ट खाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे एकाएक फंदा सा लगा। अशोक ने घबरा के उसे पानी का गिलास पकड़ाया और इस बीच उसके हाथ पिंकी से छू गए। दोनों ही बाप बेटी को अजीब सा सुखद एहसास महसूस हुआ। पिंकी सॉरी सॉरी कहती रही और अशोक खुद पर काबू रखते हुए कुछ काम है कहकर चले गए। धीरे धीरे पिंकी को सामान्य होने लगी थी। जब भी वो अशोक और सुधा को हंसते मुस्कुराते देखती, उसको अपनी माँ की याद आ जाती और फिर जितना सॉफ्ट होना चाहती उन दोनों के लिए, वो भावना फिर दब जाती और उसके मन में आक्रोश भर जाता। जिस जगह वो अपनी माँ को देखना चाहती थी, वहाँ किसी और को देख उसके तन बदन में चींटियाँ सी चुभने लगतीं। वो भली भांति जानती थी कि इस तरह की ऊटपटांग इच्छा का कोई औचित्य नहीं था, पर दिल तो दिल है, ये कहाँ किसी की सुनता है। वैसे एक बात तो तय है, बड़ों के इस तरह के निर्णय से बच्चे बहुत आहत होते हैं। उन मासूमों की क्या खता,
उन्हें तो अपने माँ बाप एक साथ चाहिए, बेशर्त प्यार करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए। बस वक्त बहुत चलायमान होता है, कैसी भी स्थिति हो आदमी एडजस्ट करना सीख ही लेता है। पिंकी भी थोड़ी थोड़ी सामान्य होने लगी थी। उस दिन राजन बहुत दिनों में आए, लेकिन सबका मुंह मीठा करा रहे थे। अपने कमरे से उनकी आवाज़ सुनकर पिंकी बहुत खुश हुई, दौड़कर नीचे आई। लेकिन उन्हें मिठाई खिलाते देख बौखला सी गई। कहीं इनकी शादी तो तय नहीं हो गई, उसने सोचा। पल भर को ठिठकी, फिर सोचा, हुई हो, मुझे क्या। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कब किसके साथ क्या हुआ होता रहे, मुझे अजीब क्यों लग रहा है। इसी उधेड़-बुन में पहुंच गई वो उन सबके बीच, और राजन ने उसके मुंह में रसगुल्ला डाल दिया, ये कहते हुए, बधाई हो। वो चौंक गई। अचकचा के देखा तो उसके पापा हंसते हुए बोले, अरे कोई साधारण बात नहीं है, हमारी बेटी ने CBSE टॉप की है। क्या? उसका मुंह खुला रह गया। अपने कानों पर सहसा विश्वास न हुआ और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो निकली। सुधा कहने लगी, ये खुशी के आंसू हैं। लगता है बहुत मेहनत की थी तुमने। लेकिन वो जानती थी कि आंसू खुशी के नहीं, अपनी माँ को याद कर रहे थे। काश वो होती तो बात ही कुछ और होती। एक आह उसके दिल से निकली। ज़िंदगी में आपको कितना भी कुछ मिल जाए, पर जिस वक्त आप उम्मीद कर रहे हों तब ना मिले तो उसका मज़ा कम हो जाता है। पिंकी यह खुशी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ के साथ बांटना चाहती थी, जिसके अथक प्रयासों और आशीर्वाद से उसे यह सफलता मिली थी। अशोक राजन से कह रहे थे कि इसका तो सेलिब्रेशन बनता है, ऐसा करो एक पार्टी करते हैं। सुधा भी खुश थी और वो सब पार्टी की योजना बनाने में लग गए। कहने को तो पिंकी उन सबके साथ मुस्कुरा रही थी, पर आज उसकी माँ की याद उसके ज़हन से जा ही नहीं रही थी, और जो रह रहकर उसकी आंखें गीली कर जाती। रात में अपने कमरे में जाकर वो अपनी राइटिंग टेबल पर बैठ गई। उसे डायरी लिखने की आदत थी। आज वो इतनी बड़ी खुशी पाकर भी खोई खोई सी थी। उसने लिखना शुरू किया। आज का दिन बहुत स्पेशल रहा। पहला मेरा रिजल्ट, मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक सुनहरा। अपने पिता के आगे खुद को प्रूव करना एक तरह से मेरी माँ की परवरिश और अच्छाई का प्रमाण है। दूसरे, आज कुछ अलग सी अनुभूति हुई। जब राजन मिठाई खिला रहे थे तो मुझे बुरा क्यों लगा। मैं उनके विवाह के ख्याल से परेशान क्यों हुई। ये क्या बदलाव है मेरे स्वभाव में। उन्हें देखकर एक अजीब सी गुदगुदी क्यों हुई मन में। आज तक मैंने यह एहसास कभी महसूस नहीं किया। जब वो मुझे रसगुल्ला खिला रहे थे तो कितने करीब आ गए थे मेरे। वो नज़दीकी कुछ ही पलों की कितनी मादक सी क्यों थी। प्रश्नों का बवंडर और उसका भोलापन लगातार उलझता जा रहा था। उसे हंसी आई अपनी नादानी पर। एक कहानी याद आ गई जिसमें इस उम्र में इस तरह के आकर्षण होने की घटना थी, जो ऐसा लगता है कि आपको किसी से प्यार हो गया है, पर वो बस एक क्षणिक लगाव भर होता है। उसने अपना दिमाग झटक दिया। ओह, क्या बेवकूफ़ी की बातें सोचने लग गई मैं। अगले हफ्ते उनकी कोठी में एक शानदार पार्टी चल रही थी। कितनी सुंदर सजावट कराई गई थी। सारी बिल्डिंग रंगीन रोशनियों से नहाई झिलमिल हो रही थी। गेस्ट आने लगे थे और अशोक, उसके पापा, सबको बड़े गर्व से परिचित करा रहे थे। उसे आश्चर्य हो रहा था। कल तक उसकी कोई पहचान नहीं थी। आज वो सबके सामने, ये मेरी एक्स वाइफ से है, तक कहने में कोई गुरेज नहीं कर रहे थे। ये दुनिया के लोग कितने अजीब होते हैं। चढ़ती को सलाम करना सबको कितना भाता है यहाँ। आप कोई बड़ी उपलब्धि कर लो, दूर दूर से लोग आपको पहचानने लगेंगे, आपसे रिश्तेदारी भी निकाल लेंगे। भगवान ना करे कभी कोई गलती हो जाए तो आपके अपने भी झट कन्नी काट लेंगे, आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। ऐसे ही नहीं, लोग प्रसिद्धि नाम कमाने के लिए पागल हैं। राजन अपनी मम्मी के साथ आए थे। पिंकी भी कितनी खुश हुई उन्हें देखकर, और वो तो पिंकी को देखती रह गईं। राजन की मम्मी ने पिंकी को गले लगाकर प्यार किया और बोली, बिल्कुल गुड़िया लग रही हो इस लहंगा चुन्नी में। सुधा आंटी ने जिद करके अपनी पसंद से बनवाया था, खास आज के लिए। वो लजा के बोली। वो दिन भी बहुत ख़ास था उसकी ज़िंदगी में। आज से पहले उसे कोई उपलब्धि
भले ही ना मिली हो, पर उसकी ऐसी वाहवाही पहली बार मिली थी। अब तो बस एक ही लक्ष्य बचा था कि नीट की परीक्षा में कोई अच्छी रैंक मिल जाए, जिससे अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। पहले तो यह फिक्र भी थी कि गवर्नमेंट कॉलेज हो जिससे खर्च कम हो, पर अब तो उसे इस बात का कोई भी स्ट्रेस नहीं था। आज फिर एक बार उसने डायरी लिखी, मेरी ज़िंदगी का सुनहरा अध्याय। लग रहा है अब दुख के बादल छटेंगे और मैं अपने लक्ष्य के प्रति और दृढ़ता से बढ़ूंगी। आप कितने ही शांत सरल क्यों ना हो, दूसरों के मुंह से अपने लिए कही गई प्रशंसा की बातें कहीं ना कहीं आपकी दिल की आग को और धधकाती है। मैं भी अब इस प्रशंसा को दिनों दिन बढ़वाती ही जाऊंगी। माँ, आज आप बहुत याद आ रही हो। आप जहाँ कहीं भी हो, मुझे अपने आशीर्वाद की छांव तले रखना। यह सोचते सोचते वो गहरी नींद में सो गई। कहते हैं भगवान जब देने पर आता है, छप्पर फाड़ के देता है। पिंकी की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लगातार मिलती उपलब्धियां खुशियों से उसकी झोली लबालब भर रही थी। वो अलग बात है कि उसकी माँ की कमी को ये सब बातें मिलकर भी नहीं भर सकती थी। कुछ क्षति अपूर्णीय होती हैं इस संसार में, उन्हें कोई दूसरी चीज़ कभी नहीं भर सकती। खैर, बात पिंकी की उपलब्धियों की हो रही थी। नीट में उसने बहुत ऊंची रैंक हासिल की थी और उसे बेस्ट कॉलेज मिल सकता था, पर उसके पापा ये नहीं चाहते थे कि अब इतने साल बाद मिली बेटी उनसे फिर जुदा हो जाए। और सही मायने में पिंकी खुद अब अकेली नहीं रहना चाहती थी। रिश्तों की मिठास उसके तन मन में धीरे धीरे घुलने लगी थी। कभी अपने पापा और आंटी का साथ और फिर राजन और उसकी माँ का प्यार उसके पाँव की बेड़ियाँ बन रहा था। बहरहाल उसने वहीं एक प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब उसका सारा फोकस अपनी स्टडीज़ में ही लगना था। आज उसका कॉलेज का पहला दिन था। राजन अपनी गाड़ी से उसे ड्रॉप करने आए थे। वो चाहते थे कि पिंकी खुद ड्राइव करना सीखे, पर पिंकी डरती थी और उसके पापा उससे ज़्यादा उसकी फ़िक्र करते। नहीं, ड्राइवर उसे छोड़कर आएगा और लाएगा, वो कहते। पिंकी बहुत उत्साहित थी अपनी क्लास को लेकर और राजन का साथ उसे बहुत प्रफुल्लित कर रहा था। कॉलेज गेट पर उतरते हुए उसने राजन से कहा, 3 बजे मिलते हैं फिर। राजन हंसते हुए, एक्सक्यूज़ मी मैडम, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, मुझे कुछ पर्सनल काम भी है। पिंकी का खिला चेहरा अचानक बुझ गया। वो धीरे से बोली, सॉरी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। राजन ने बात संभाली और कहा, अरे आज का पूरा दिन आपके नाम है बंदे का, जब कहेंगी हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, फिर लंच साथ ही करेंगे, उसने कहा तो पिंकी को अपने कानों पर विश्वास न हुआ। उसे बेचैनी से 3 बजे का इंतज़ार था। वैसे उसका पहला दिन कॉलेज में बहुत अच्छा बीता। नए प्रोफेसर, सहपाठी सभी उसके रिजल्ट से प्रभावित थे। एक आध दोस्त तो बहुत अच्छे बन गए थे। ईसा नाम की लड़की से उसकी ज़्यादा ही पटी उस दिन और दोनों ने फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। दोपहर को एक बार फिर वो राजन के साथ थी। वो उसे बहुत महंगे रेस्टोरेंट में ले गया था। उनका अलग केबिन था, वहाँ उसे बहुत मज़ा आया। फिर जब राजन ने उसकी पसंदीदा फ्लेवर की आइसक्रीम ऑर्डर की तो वो शर्मा गई। आपको ध्यान था मेरा पसंदीदा फ्लेवर? उसने पूछा तो राजन गहरी नज़रों से उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उस रात जब पिंकी कमरे में अकेली हुई तो रह रहकर सारे दिन की बातें उसे ध्यान आती रहीं। कितने प्यार से राजन उसे ड्राइविंग सिखाने की बात कह रहे थे। फिर उनका उसे कॉलेज छोड़ना, लेने आना, क्या वो भी मेरे बारे में वो ही फील करते हैं जो मैं? वो लजा गई मन ही मन। पर वो रिजर्व से रहते हैं, कभी कभी बहुत अपनापन दिखाते हैं। कहीं मैं उनकी इस बात को गलत तो नहीं समझ रही? कहीं ये मेरा एक तरफा अट्रैक्शन तो नहीं? मैं शायद हद से ज़्यादा उम्मीद लगा रही हूँ। अगर ऐसा ना हुआ तो कितनी झंड होगी। कहीं मन के कोने से आवाज़ आई, तू बहुत सोचती है, जो होगा देखा जाएगा, आज को एंजॉय कर, कल क्या पता क्या हो। इसी उधेड़ बुन में वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई। सुबह बहुत देर सोई रहती। वो तो भला हो उसके पापा का, जो उससे ज़्यादा कॉन्शियस थे उसके कॉलेज को लेकर। उसे उठाने आए तो वो जल्दी से फ्रेश होने बाथरूम भागी। मन ही मन उसे बड़ी शर्म आ रही थी। तो अपनी लापरवाही पर और पापा के इस तरह से उसका ध्यान रखना उसे अजीब सी खुशी दे रहा था। वो डरती थी
कि कहीं उसकी खुशियों को किसी की नज़र ना लग जाए। पिंकी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे एक दिन इतना प्यार सम्मान मिलेगा। एक छोटे से कस्बे से उठी लड़की जो अपनी बीमार अकेली माँ के साथ मुश्किलों से दिन गुजार रही थी, गुस्से आक्रोश में भरी रहती थी, आज वो क्या अपने घर और क्या कॉलेज, सभी जगह छाई हुई थी। पूरे कॉलेज में जल्दी ही लोग उसके गुणों की वजह से उसे पहचानने लगे थे। क्लास में भी सारे प्रोफेसर्स उसके तेज दिमाग, सदे सुलझे व्यवहार के कायल थे और संग के दूसरे स्टूडेंट्स कुछ चमचागिरी में, कुछ उसकी संगत में कुछ सीख ही जाएंगे सोच उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे थे जिन्हें उसकी सादगी से रहना पसंद नहीं था, जो उसकी साधारण लाइफ स्टाइल को उसका फूहड़पन कहकर मजाक उड़ाते दिख जाते। उस कॉलेज में भी सभी तरह के लड़के लड़कियां थे, लेकिन वो अपने क्लास की ईसा से ही बोलती थी। बाकी सबको देखकर वो असहज उठती। कई को देखकर तो लगता ही नहीं वो यहाँ पढ़ने आए हैं। लड़कियाँ छोटी छोटी ड्रेस में, नई फैशन अनुरूप, कहीं बाहों के बीच गोलाई कटी हुई, कहीं बैक साइड पूरी गायब, फुल मेकअप, फटी हुई जीन्स या शॉर्ट्स, उस पर ढीले से बेबी टॉप्स। ऐसे ही लड़के हिप्पी कट हेयर स्टाइल, टाइट जीन्स, टी शर्ट, हाथों में सिगार और बात बात पर लड़कियों को हक करना, उनसे अजीब सी हरकतें करना, यह सब बातें उसे बेचैन कर जाती। ईसा उसे समझाती, तुझे क्या मतलब है, यह महानगर है, यहाँ सब कुछ चलता है। अभी तूने इन लोगों को रात में डिस्को करते देख लिया तो बेहोश ही हो जाएगी। वो बहस सी करती, ये मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे कभी, आखिर इनका एडमिशन ही कैसे हुआ। ईसा कहती, अरे यार, ये रईस जादों की बिगड़ैल औलादें हैं, जिन्होंने डोनेशन की सीट्स पा ली हैं या कोटे की सीट्स पर हैं। 2-1 साल में मौज मस्ती कर बाहर हो जाएंगे। पढ़ाई किसे करना है, बाप के पैसे उड़ाने हैं बस। वो आश्चर्य से आंखें फाड़े सब देखती सुनती रहती और जब भी फ्री होती पेड़ों के झुरमुट में जाकर अकेली बैठ जाती, या तो किताबों में सिर दिए रहती या अपनी माँ को मिस करती। एक दिन ऐसे ही उदास बैठी थी, बार बार कॉलेज गेट पर चक्कर लगाती। उसके ड्राइवर के आने का वक्त हो चला था और वो नदारद था। उसे भूख भी लगी थी और गुस्सा आ रहा था। अचानक जानी पहचानी गाड़ी का हॉर्न सुन निगाह दौड़ाई तो सामने राजन अपनी गाड़ी से हाथ हिला रहे थे। उसके अधरों पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई और वो लगभग दौड़ती हुई उसकी तरफ चल दी। राजन ने मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उससे कहा, आइए मैडम, आपकी सेवा में बंदा हाजिर है। किधर चलना है, हुक्म करें। वो भी इतराते हुए बोली, सीधे किसी रेस्तरां की तरफ ले जाया जाए, उसके बाद ही किसी नए आदेश की प्रतीक्षा करें। दोनों हंसने लगे। लंच ले चुकने के बाद अचानक पिंकी किसी बात पर फिर बहुत सीरियस हो गई और बात ही बात में राजन ने उससे यह सच निकलवा लिया कि वो अपने सहपाठियों के उसे बैकवर्ड समझने से बहुत हर्ट थी। उसे नहीं अच्छा लगता उनकी तरह कपड़े पहनना, बेशर्मों की तरह लिपटना चिपटना, बात बात में बेहूदगी करना। उसने बड़ी मासूमियत से राजन से पूछा, आप तो शायद विदेश भी पढ़ के आए हैं, क्या आपको भी सच में ऐसा लगता है मैं यहाँ के लोगों के लिए फ़िट नहीं हूँ या फूहड़ हूँ? राजन ने कहा, तुम जैसी हो बहुत प्यारी हो, तुम इन सब की। वो पता नहीं और क्या बोलता, पर पिंकी तो उसकी पहली ही बात की मिठास में डूबती उतरती रह गई। क्या प्यारी? राजन हंसते हुए बोला, ज़्यादा खुश ना हो, वैसे लगती तो बंदरिया जैसी ही हो। वो तो मैं तुम्हें खुश कर रहा था बस। दोनों बहुत तेज खिलखिलाकर हंसे। थोड़ी देर में राजन ने गंभीर होते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, तुम मुझ पर कितना विश्वास करती हो? पिंकी, खुद से भी ज़्यादा। राजन, ओह ये बात है, तो चलो फिर मेरे साथ। जो मैं करूं वो चुपचाप करती जाना, बोलना नहीं बीच में। एक छोटी सी बच्ची की तरह पिंकी उसके साथ हो ली और थोड़ी देर में वो दोनों एक पार्लर के सामने थे। राजन ने वहाँ एक्सपर्ट से बात कर उसके लंबे बाल स्टेप कटिंग की करवाए, पिंकी को थोड़ा लाइट मेकअप करना सिखवाया, फिर शोरूम जाकर थोड़ी सुंदर मॉडर्न ड्रेसेस दिलवाईं, यानी उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवा के एक नई पिंकी खड़ी कर दी। जब पिंकी ने खुद को आईने में देखा वो खुद को सहसा पहचान ना पाई।
उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए। वो शर्माती हुई राजन को धन्यवाद कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि आज से मेरे मेंटर भी हैं। राजन ने कहा, अभी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है, कल से ड्राइविंग सीखनी है आपको, समझी? उसकी आंखों में देखता वो बोला, ओके सर। वो भी मस्ती में बोली, आपकी इजाज़त हो तो आज का लेसन नहीं समाप्त किया जाए? वो शरारत से बोली और दोनों हंसते मुस्कुराते घर चल दिए। पिंकी बहुत जल्दी ड्राइविंग सीख गई। राजन बहुत खुश था उससे कि ऐसा स्टूडेंट भला किसे ना अच्छा लगेगा जो हर बात इशारों में समझ लेता हो। पिंकी ने भी ये सब बहुत एंजॉय किया उसके साथ। उसका आत्मविश्वास भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उसके पापा भी उसमें आए बदलावों से बहुत प्रसन्न थे। हालांकि उन दोनों में बात कम ही होती थी, पर वो राजन से उसकी जानकारियां लेते रहते थे। अपने कॉलेज में भी पिंकी बहुत लोकप्रिय हो चली थी। हर सेमिनार प्रोजेक्ट में वो सबसे आगे रहती और सभी इस कोशिश में रहते कि वो पिंकी के ग्रुप में रहें। ईसा तो उसके करीब होने से बहुत खुश थी। उसकी सारी गाइडेंस का पूरा फ़ायदा ईसा को मिलता। एक दिन पिंकी कुछ नोट्स बनाने में व्यस्त थी और ईसा उसे खींचती हुई ऑडिटोरियम ले गई। पिंकी, अरे प्लीज़ ईसा, मुझे पढ़ने दे, आज ये सबमिट करना है। ईसा, नहीं, चल देख, वहाँ अमन का म्यूजिक प्रोग्राम चल रहा है, क्या मस्त गायकी करता है, हाय कितना हैंडसम है। आहें भरते हुए वो बोली, पिंकी तो मुझे क्यों ले जा रही है, तू देख ले हैंडसम को। ईसा उसे ले जाती है और वो दोनों आगे की सीट पर बैठ जाती हैं। अमन ने दूर से पिंकी को आते देख उसे अपनी परफॉर्मेंस के बीच ही स्माइल पास की। पिंकी को भी ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़ा। पता नहीं क्यों, पर पिंकी को किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अमन जैसा होनहार डैशिंग लड़का, जिसकी एक नज़र को सारी लड़कियां तरसती थीं, पिंकी को चुपचाप पसंद करता था और इस फिराक में रहता कि कभी तो पिंकी उसको तवज्जो देगी। आज पिंकी को अपने प्रोग्राम में आया देख उसके मन में एक उम्मीद जगी थी, पर पिंकी को इस सबसे कोई मतलब न था। अभी 2 दिन पहले पिंकी लाइब्रेरी के सामने लॉन में धूप सेक रही थी कि अमन उसके पास आके बोला, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? पिंकी अचकचा गई थी, लेकिन कर्टसी की वजह से मना ना कर सकी थी। फिर कितनी देर वो ना जाने क्या क्या बोलता रहा था और पिंकी बड़ी मुश्किल से बहाना बना के उससे बच पाई थी। पिंकी के मन में किसी के लिए कोई जज्बात थे तो सिर्फ राजन के लिए। उसकी ज़िंदगी में वो बहार बन के आए थे। जब से वो मिले, मानो उसकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल गई थी। उसे लगता कि उनका उसकी सादगी में आना किसी वरदान से कम नहीं है। कितने प्यार और इज्जत से पेश आए थे वो उससे। फिर उसकी मम्मी भी कितनी प्यारी थी। पिंकी को आश्चर्य होता कि उनकी और राजन की ट्यूनिंग, टाइमिंग सब बहुत परफेक्ट थी। कैसे वो उसके दिल की बात समझ जाते, उसे खुश और सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश करते। लेकिन एक बात पर पिंकी का मन अटक जाता। वो कभी कोई ऐसी बात या इशारा नहीं करते थे जिससे उसे विश्वास हो जाए कि उसके मन में पिंकी के लिए कोई जज्बात उस तरह के हों जैसे पिंकी के मन में थे। जितना इस बारे में सोचती उतना ही दिल उलझता चला जाता और कोई जवाब ना मिल पाता। खुद उसका हाल इतना बुरा था कि रात और दिन उस पर राजन का सुरूर छाया रहता। कभी उनके बारे में सोच सोच के मन ही मन मुस्कुराने लगती तो कभी गुनगुनाने। उस दिन ईसा उसके पीछे पड़ गई थी। जब वो अकेली बैठी, अचानक खिलखिला के हंस दी थी। आखिर उसे ईसा को अपने इस एक तरफा प्यार के बारे में बताना ही पड़ा था। और ईसा ने कितना मजाक उड़ाया था उसका कि पहला पहला प्यार, वो भी अपने से दुगनी उम्र के व्यक्ति से। पिंकी ने अपनी कसम देकर उसे चुप कराया था, पर ईसा बहुत देर शरारत से हंसती रही थी। पर पिंकी पर किसी भी हंसी मजाक का कोई असर न था। उस पर तो राजन की मोहब्बत का रंग रोज़ गहरा ही गहरा हो रहा था। उसे ज़िंदगी से जब वितृष्णा हो रही थी, कोई भी अच्छा न लगता था। ऐसे समय राजन ने एक देवदूत बनकर उसकी ज़िंदगी में आया था। उसे एक छोटे बच्चे की तरह समझा और संभाला था। कब उसके लिए पैदा हुई श्रद्धा इस कदर प्यार में तब्दील हो गई थी, वो नहीं जानती थी। बस वो तो एक बात ये ही जानती थी कि वो उसका कृष्ण है और वो उसकी मीरा। क्या हुआ अगर वो मुझे नहीं चाहते? मैं तो उनके लिए पागल हूँ। मेरा तो दिन बन जाता है उनकी एक मुस्कुराहट से। मेरा कितना ख्याल रखते हैं।
वो मेरे गुरु हैं, मेंटर हैं, मेरे सब कुछ हैं। उनके मन से आवाज़ आती, आज वो अकेले हैं, कल किसी से शादी कर लेंगे, तो तब भी उन्हें ऐसे ही चाहेगी क्या? पिंकी कहती है, हाँ क्यों नहीं। थोड़ी कमज़ोर हो जाती है उसकी आवाज़, भले ही विश्वास उसका ना डगमगाता। इस उधेड़ बुन से छुटकारा पाने के लिए उसने मन में निश्चय किया कि मैं कल उनके घर जाऊंगी, आंटी से मिलने के बहाने, और कुछ जानकारी लेकर आऊंगी। अब उसे कुछ हल्कापन लग रहा था और वो अगले दिन की योजना बनाने लगी मन ही मन। अगले दिन कॉलेज खत्म होते ही पिंकी तयशुदा प्रोग्राम के अनुसार राजन के घर पहुंच गई। उसने कोई फ़ोन भी नहीं किया था, अपने आने की बिना सूचना दिए पहुंच गई। राजन की माँ घर के बाहर ही आई थी, किसी काम से। हॉर्न की आवाज़ सुन चौंकी। ये राजन की गाड़ी तो नहीं, कौन है इस वक्त? अभी इसी कसमकस में थी कि पिंकी मुस्कुराती हुई आई उनकी तरफ। उसे देखते ही उनकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। बढ़कर उसे गले लगाती बोली, अरे यह सरप्राइज़ भी खूब रहा। पिंकी भी उनके साथ बहुत सहज थी, विशेषकर तब जब पता चला कि राजन तो शाम को ही घर आएंगे, यानी वो उनके साथ कुछ घंटे अकेले ही थी। इसलिए जिस उद्देश्य से आई है वो पूरा हो सकता है। चलो लंच तैयार है, आंटी बोली। पिंकी मना ना कर सकी और दोनों ने ढेर सारी बातें की डाइनिंग टेबल पर ही। बातों बातों में पिंकी को पता चला कि आज राजन का बर्थडे है। पिंकी चहकी, फिर तो कोई पार्टी भी होगी शाम को? नहीं, राजन को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ही कहीं बाहर ले जाता है डिनर पर कभी कभी, आंटी ने बताया। अचानक पिंकी की आंखों में चमक आई और उसने आंटी को कहा, क्यों ना हम उनके लिए छोटी सी सरप्राइज़ पार्टी अरेंज करें। मैं केक बनाती हूँ और कुछ डिनर भी तैयार कर जाऊँगी। राजन की माँ उसे टकटकी लगाए देखती रहीं और बोली, तुम ये सब करना जानती हो? पिंकी हंसने लगी। अपने घर में मैं ही तो सारा काम खुद करती थी। राजन की माँ बहुत खुश थीं। पिंकी ने रात के खाने में घर का शानदार सात्विक खाना, माँ की दाल, मटर पनीर, सोया चाप, कश्मीरी पुलाव, मखाने की खीर, कितने ही व्यंजन तैयार कर दिए थे। घर की सजावट भी मेड की सहायता से पूरी कर ली थी। दोनों बैठकर चाय की चुस्कियां भर रही थीं और पिंकी जानना चाह रही थी कि राजन ने अभी तक शादी क्यों ना की थी। थोड़ा बहुत टाल मटोल के बाद राजन की माँ ने बताया कि जब वो अब्रॉड गया था, वहाँ उसकी दोस्ती किसी लड़की से हुई थी। दोनों शादी के भी इच्छुक थे, पर ऐन वक्त पर उस लड़की ने राजन को धोखा दिया। बस तब से ये बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। बहुत समय बाद अब कुछ मुस्कुराता है। कितने ही रिश्ते आए उसके लिए, पर कभी तैयार नहीं होता वो, कहकर वो उदास हो गई। पिंकी समझ ना पाई कि इतना हंसमुख जिंदा दिल व्यक्ति एक पुरानी बात को इस कदर क्यों दिल से लगाए हुए है, या असलियत कुछ और है। उसे मन में डर भी था कि कहीं उसे भी वो किसी दिन कुछ कह ना दे। आज भी वो बिन बुलाए बिन बताए चली आई, कहीं बुरा ना मान जाए। उसने कहा, अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगी? ये सब किसके लिए बनाया है? राजन आता ही होगा। तुम्हारे घर में मैंने फ़ोन कर दिया है कि तुम देर से आओगी। पिंकी पर रुकने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर में राजन भी आ गया। वो भी इस तरह के सरप्राइज से खुशी हुआ। भले ही उसे पिंकी की इस तरह बढ़ती नज़दीकियाँ कुछ अजीब सी लग रही थीं। आने के बाद उसने पिंकी से कहा, चलो रात बहुत हो चुकी है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। गाड़ी कल भिजवा दूँगा तुम्हारी। पिंकी का अभी भी वहाँ से जाने का दिल ना था। उसकी माँ ने कहा, चलो एक एक कॉफ़ी और पी लो, फिर जाना। पिंकी ने चहक के कहा, मैं बनाऊँगी खुद। राजन इतनी देर स्टडीज़ में चला गया। जब पिंकी उसके कमरे में कॉफ़ी ले पहुँची तो बड़े रोमांटिक अंदाज में राजन के पास जाकर हल्के से फुसफुसाई, काफ़ी बर्थडे बॉय। राजन अचकचा गया। उसने गंभीरता से पिंकी से दूरी बनाई और बोला, लगता है ज़्यादा थक गई हो, चलो घर छोड़ दूँ। पिंकी इस अटपटे रिस्पॉन्स से रुआसी हो उठी। बौखलाते हुए कह दिया, आप वाकई में नहीं समझते या जान के अनजान बनते हैं। राजन ने भोलेपन से कहा, क्या नहीं समझता? देखिए, आप बहुत छोटी हैं इन बातों के लिए। जिस उद्देश्य को लेकर चल रही हैं उसे पूरा कीजिए पहले। पिंकी रोने को हो आई। बच्ची नहीं हूँ, खूब समझती हूँ।
आप मुझे पसंद नहीं करते ना। वो रोते हुए नीचे भागी। सामने आंटी को देखकर अपने आंसू छिपाती हुई बाथरूम में घुस गई। जब बाहर आई तो राजन हाथ देकर गाड़ी में बुला रहे थे कि चलो आपको छोड़ आऊँ। बड़ा एहसान करेंगे छोड़कर, वो बुदबुदाई मन में। सारे रास्ते उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और राजन ने उसकी तरफ रुमाल बढ़ा दिया तो वो और चिढ़ गई। घर पहुंचकर भी उसने एक बार न राजन को देखा न उससे पूछा कि वो कुछ देर अंदर आए। राजन चुपचाप उसे देखता हुआ वहाँ से लौट गया। कई बार हम किसी चीज़ और व्यक्ति से बहुत जुड़ जाते हैं, उसकी ज़रा सी तीखी बात हमारे दिल को अंदर तक हिला देती है। कुछ यही हाल पिंकी का हो रहा था। जब से राजन के यहाँ से लौटी थी उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों मैंने उन्हें अपने दिल की कमजोरी बताई? क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में? शायद अपनी माँ के बाद पहली बार उसने किसी से इस तरह का जुड़ाव महसूस किया होगा और उसका इस तरह से रूखा जवाब रह रह के उसके दिल में एक टीस सी उठती और वो सिसकने लगती। उधर राजन बहुत परेशान था। पिंकी के आंसू उसे जब भी याद आते उसका मन एक अपराध बोध से भर जाता। बेचारी ने कितने प्यार और मेहनत से पूरा दिन रुककर मेरे लिए खाना बनाया और मैंने उसका मासूम दिल तोड़ दिया। राजन उस दिन पूरी रात नहीं सो पाया। रह रहकर उसे खुद पर झुंझलाहट भी आती। ऐसा सोचते सोचते उसका मन अतीत की दुनिया में विचरण करने लगा। उसकी सालू से कितनी गहरी दोस्ती थी। सालू जो एक अल्ट्रा मॉडर्न लड़की, चुलबुली नटखट सी, राजन को उसकी मासूमियत भा गई थी। इतने अमीर घराने की इकलौती वारिस होने पर भी उसे घमंड छू तक नहीं गया था। जब एक केस के सिलसिले में वो कुछ समय को लंदन गया था, वहीं एक मॉल में उससे मुलाकात हुई थी, जो बढ़ते बढ़ते पहले दोस्ती, फिर प्यार और शादी में तब्दील होने वाली थी। फिर अचानक सालू को वो ओल्ड फैशन, रिजिड और इंसेस्टिव लगने लगा था और उसने बड़ी बेरहमी से राजन को डिश करना शुरू कर दिया था। राजन को काफ़ी समय लगा था इस सब से उबरने में। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि आज के बाद कभी इन चक्करों में नहीं पड़ेगा। जितना संवेदनशील वो था, उसे यह बात बहुत नागवार गुजरी थी कि कोई ऐसे कैसे आपसे प्यार मोहब्बत की कस्में खाकर दगा कर सकता है। आज आप किसी को पसंद करते हैं, उसके साथ मस्ती करते हैं, कल को अचानक उसकी कोई आदतें आपसे मेल ना खाएं तो आप उसे गलत आरोपों में फंसाना शुरू कैसे कर सकते हैं? जब भी वो उसके बारे में सोचता उसकी भवें तन जाती, मन कड़वा हो जाता और उसे अपना निर्णय सही लगने लगता। पर आज पिंकी के आंसुओं ने उसे विचलित कर दिया था। उसे भी पिंकी शुरू से भोली सी प्यारी गुड़िया सी लगती थी। उसने कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा या सोचा था। फिर उसके पापा मेहता सर की वो बहुत इज्जत करता था। वो भला क्या सोचेंगे? उसे यह सोचकर ही अजीब सा लगा। उसकी और पिंकी की उम्र में बहुत अंतर था। उन दोनों के स्टेटस में भी फ़र्क था। वो उनके यहाँ एम्प्लॉय ही तो था। उसे लगा कि जब पिंकी डॉक्टर बन जाएगी, आगे बहुत अच्छा भविष्य है उसका, तब वो पछताएगी कि जिसे मैं प्यार समझ रही थी वो उस उम्र का एक आकर्षण भर था। कहीं वो भी सालू की तरह? इससे आगे वो नहीं सोच पाया। उसके सिर की नसें फड़कने लगीं और वो बेचैनी से करवटें बदलता रहा। काफ़ी समय निकलता रहा। पिंकी अब उससे नज़रें चुराती रहती थी। जब भी वो मिलते पहले की तरह खुलकर मुस्कुराना जैसे भूल सी गई थी। राजन को उसे देखकर बहुत दुख होता, लेकिन वो मजबूर था। वो अक्सर सोचता, जिस गांव जाना नहीं उसके कोस क्या गिनने। जब इसे कोई अच्छा लड़का मिलेगा ये मुझे भूल जाएगी। ये मेरे सहयोग को देखकर उन भावुक क्षणों में जब माँ के दुख में थी गलती से प्यार समझ बैठी है। ये इसकी गलत फहमी है। वक्त उसे दूर कर देगा और ये फिर से खिलखिलाने लगेगी। आज मेहता मैंसन में बहुत धूमधाम हो रही थी। कोई बड़ी पार्टी का आयोजन था। मेहमान लगातार आ रहे थे और बधाइयों का तांता लगा हुआ था। उनकी बेटी पिंकी डॉक्टर बन चुकी थी और उन्होंने जल्दी ही उसकी नर्सिंग होम खोलने की घोषणा भी कर दी थी। हालांकि पिंकी अभी आगे पढ़ना चाहती थी, पर मेहता अपनी बेटी के जल्दी हाथ पीले करना चाहते थे। कहने को एक से एक अच्छे रिश्ते उनके लिए आ रहे थे, पर वो बहाने से सबको टाले जा रही थी। उस दिन उसी के कलीग अमन के पेरेंट्स आए थे उसके रिश्ता लेकर, और उसके पापा बहुत खुश थे कि पिंकी उसे तो ज़रूर पसंद कर लेगी।
क्योंकि वो एक ही प्रोफेशन के थे और संग संग पढ़ते थे। उन लोगों ने पिंकी को एकदम पसंद कर लिया था। घबराहट में पिंकी कुछ बोल ना पाई और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे पहली बार फिर से अपनी माँ बहुत याद आई। किसे अपने दिल की बात कहे, कौन समझेगा यहाँ। उसी रात उसके पापा उसके कमरे में आए और उसे उदास देखकर पूछने लगे, क्या बात है बेटा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो। वो उनसे बहुत कम बोलती थी। अब आज इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या बोले या नहीं, वो निर्णय नहीं ले पा रही थी। उसके असमंजस को समझते हुए वो बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, अगर तुम सोचने को और वक्त लेना चाहती हो तो कोई बात नहीं, हम उनसे अभी मना कर देंगे। पिंकी के सर से जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया। पहली बार वो अपने पापा से लिपट गई और धीमे से फुसफुसाई, थैंक यू पापा। मेहता भी भावुक हो गए। हम तो तुम्हारी खुशी चाहते हैं बेटा, जब तुम खुद कहोगी तभी आगे बढ़ेंगे। उधर राजन को जब इस बात की भनक लगी कि पिंकी के लिए उसके कलीग का रिश्ता आया था और उन्होंने उसे पसंद भी कर लिया है, तो मन में संतोष हुआ और उसने सोचा, मैं ना कहता था कि वो मान जाएगी। इतने दिनों से राजन पिंकी से बचता फिरता था, पर अब वो उसके लिए खुश था। उसने सोचा, चलो उसे मिलकर बधाई देता हूँ। उसने पिंकी को फ़ोन किया, उसे बधाई दी, फिर लंच पर वहीं बुलाया जहाँ वो मिला करते थे। पिंकी अच्छे से तैयार होकर वहाँ पहुँची थी। राजन उसे देखता रह गया। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो कुछ भी पहन ले, हर ड्रेस उस पर फबती थी। आज उसने गुलाबी कलर की साड़ी पहनी थी जो राजन का फेवरेट था। कुछ पल को वो टकटकी लगाए उसे देखता रहा। जैसे ही दोनों की निगाहें मिली, राजन इधर उधर देखने लगा। बड़े अच्छे मूड में दोनों ने काफ़ी समय बाद लंच किया। पिंकी आज सोच के आई थी कि आज वो राजन से खुलकर बात करेगी। एक बार जब उसने कहा था कि तुम अभी छोटी हो, लेकिन अब तो मैं अपनी पढ़ाई भी कर चुकी हूँ, आज फिर एक बार इनका मन जान ही लेती हूँ। फिर पापा को भी तो जवाब देना है मुझे। दूसरी तरफ राजन निश्चिंत था कि पिंकी ने अब कहीं और शादी के लिए हाँ कर दिया है। अब तो उससे प्यार से बोलकर अपने पिछले व्यवहार के लिए माफ़ी मांग लेगा। वो जितनी प्यारी है, सब भूलकर उसे माफ़ कर देगी। दोनों ही अपनी बात कहने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे थे कि राजन ने पिंकी की मनपसंद आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। पिंकी अपनी पुरानी फॉर्म में लौट रही थी। चाय की बोली, आपको ध्यान है अभी तक। राजन उसे देखते रहे। मुस्कुराती हुई कितनी प्यारी लगती है ये, उन्होंने सोचा। पिंकी की हिम्मत बढ़ी और उसने बिना किसी विशेष भूमिका के राजन से पूछा, आप मुझसे शादी करोगे। अचानक पूछे गए इस प्रश्न से राजन बुरी तरह घबरा गया। उसे तो पक्का पता था कि ये कहीं और शादी को हाँ कह चुकी है। हकलाते हुए वो बोला, ये क्या मजाक है। पिंकी उसकी आंखों में ही देख रही थी। बड़े आत्मविश्वास से बोली, अब तो मैं छोटी भी नहीं हूँ। अब तो बता दीजिए कि क्या आपको भी मुझे प्यार है। राजन इतनी देर में ही कुछ सोच चुका था। उसने सफ़ेद झूठ बोलते हुए कहा, मैं तो तुम्हें यहाँ एक गुड न्यूज़ देने ही आया था। दरअसल मैं अपनी एक कलीग से शादी कर रहा हूँ। क्या? पिंकी भौचक्की सी उसे देखती रह गई। उसके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसका दिल फिर एक बार टूट गया था। उसे सपने में भी ये सुनने की उम्मीद ना थी। किसी तरह खुद को संभाल के वो राजन से माफ़ी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। राजन लुटा पिटा उसे जाते देखता रहा। उसे पता नहीं क्या हो जाता था पिंकी के सामने, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो घबराहट में उससे झूठ क्यों बोल गया। आज दोपहर जब पिंकी अपने घर से निकली थी, उसे ज़िंदगी बहुत रंगीन सुंदर नज़र आ रही थी। राजन का उसे लंच पर बुलाना उसे अंदर तक गुदगुदा रहा था। घर पर तैयार होते वक्त वो खुद को ही दर्पण में देखते हुए लजा रही थी। और जब राजन ने उससे कहा था कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो कैसे वो सुर्ख गुलाब बन गई थी। कौन कह सकता है कि कुछ घंटे पहले वाली पिंकी अब मुरझा के सूखने को तैयार थी। राजन की बेरुखी उसे कहीं भीतर तक आहत कर चुकी थी। अगर कोई सामान्य लड़की होती तो पता नहीं ऐसे में क्या कर बैठती, पर उसने खुद को संयत किया, खुद को समझाया। दुनिया में हर बात आपके मन मुताबिक हो ज़रूरी तो नहीं। वो समझ चुकी थी कि उसका प्यार एक तरफा ही था। उसे कोफ्त बस इस बात की थी कि उसने किसी का दिल पढ़ने में
ये ब्लंडर कैसे और क्यों की। जब भी वो उदास होती एक गार्डन में आ जाती, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में उसे असीम शांति मिलती। आज भी वो कुछ देर वहाँ रुककर उसने खुद को संभाला और कुछ दृढ़ निश्चय कर घर चल दी। अशोक मेहता उसके पापा आश्चर्यचकित रह गए जब पिंकी ने उन्हें अपना निर्णय सुनाया कि वो अमन से शादी को तैयार है और जल्दी ही इस काम को अंजाम देना चाहती है। पर उसकी एक शर्त भी थी कि वो क्लिनिक अपनी माँ के शहर में खोलेगी। एक तो उसने शुरू से ही ये सोच रखा था और दूसरे उसे इस शहर में मन नहीं लगता। उसके पापा उसको परेशान देख समझ रहे थे कि इसकी ज़ुबान और चेहरा दो अलग बात बोल रहे हैं। कुछ तो है जो वो छिपा रही है। पिंकी अभी के अभी अपनी मौसी के जाने की जिद भी कर रही थी और इसी बात पर जोर दे रही थी कि वहाँ से आते ही वो जिससे भी कहेंगे, चाहे अमन हो या कोई और, वो शादी को तैयार है और जल्दी वो अपनी माँ वाले शहर में शिफ्ट हो जाना चाहती है। मेहता जी ने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, पर उस पर जैसे कोई भूत सवार था। वो चुप रहे और पिंकी आनन फानन में 2-4 जोड़ी कपड़े डाल अपनी मौसी के यहाँ चल दी। उसके पापा उसके जाने के बाद पहली बार उसके कमरे में गए और उसकी कवर टटोलने लगे। वो चाहते थे कि कोई सुराग मिल जाए, शायद इसकी बेचैनी का। बहुत समय बिताने के बाद उनको असफलता मिली हो ऐसा नहीं था और वो चौंक कर रह गए जब उन्होंने पिंकी की पर्सनल डायरी भी पढ़ डाली उस दिन। वो तो एक खुली किताब थी जिसमें उसने पहले दिन से कल तक का विवरण बखूबी लिख रखा था। ये सब करते करते कब रात गिर आई उन्हें वक्त का पता ही न चला। सुधा उन्हें ढूंढती वहाँ आई कि कब से आपका फ़ोन बज रहा है, देखिए। देखा तो राजन की मम्मी का फ़ोन था। वो घबराई हुई थी कि राजन आज शाम से ही घर नहीं आया, क्या उनकी तरफ आया है। सुनते ही उन्हें बहुत फिक्र हुई। उनसे उन्होंने बहाना बना दिया कि अभी पता करके बताता हूँ, शायद किसी काम से किसी दोस्त के जाने को कह रहा था। अशोक ने अपनी पत्नी सुधा को जब पिंकी की डायरी और उसके राजन के प्रति प्रेम को बताया, वो बोली, मुझे शुरू से ही इस बात का शक था, पर दोनों ने ही कभी कोई बात नहीं की या इशारा भी नहीं दिया। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि एक कॉल आई। किसी हॉस्पिटल से थी और उन्हें तुरंत बुलाया था। राजन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। दोनों ही बुरी तरह घबरा गए। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी सर्वोदय नर्सिंग होम के सामने थी। शुक्र है राजन को कोई मेजर चोट नहीं थी और पर अभी होश नहीं आया था और बेहोशी में उसकी जुबान पर बस एक ही नाम था और वो था, पिंकी, मेरी पिंकी, मुझे माफ़ कर दो। इस बीच उन्होंने ड्राइवर भेजकर उसकी मम्मी को भी बुलवा लिया था। उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात का कुछ अंदाज़ा था, पर आजकल के बच्चे किसी की सुनते ही कहाँ हैं। इस बीच उन तीनों ने चुपचाप कुछ प्लानिंग की, तभी राजन को होश आ गया था। सबको अपने पास देख एक पल को तो वो घबरा गया। मेहता सर, उनकी वाइफ, अपनी मम्मी, तीनों से उसने माफ़ी मांगी कि वो उसकी वजह से उन्हें परेशानी हुई। गलती उसकी भी थी, वो रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा था। मेहता सर ने कहा, आप जल्दी ठीक हो जाओ, पिंकी की शादी फिक्स कर दी है, तुम्हें ही सारी देखभाल करनी है। कमज़ोरी होते हुए भी वो मुस्कुराया। आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूँगा सर। मेहता ने उसे कई तरह से खुलवाना चाहा, पर वो बातें घुमाता ही रहा। आखिरकार वो झुंझला के बोले, अब कबूल भी कर लो कि तुम्हें पिंकी से प्यार है। बेहोशी में भी सिर्फ उसका नाम ही बड़बड़ा रहे थे। राजन को काटो तो खून नहीं। वो हकला गया और बस इतना ही कहा, क्या ऐसा? उसने शर्म से नज़रें झुका लीं। इतना भी अंतर्मुखी क्या होना यार, मेहता बोले। मैं तुम्हें बहुत बोल्ड हाजिर जवाब समझता था, पर तुम बहुत निराश किया तुमने मुझे। राजन कुछ कह पाता इससे पहले मेहता बोले, अब बहुत समय बर्बाद कर दिया तुमने, अब सब मेरा प्लान सुनो। उनकी बात सुनते सुनते तीनों की आंखों में बड़ी सी मुस्कुराहट तैर गई। राजन कुछ बोलने को हुआ, पर मेहता ने उसे चुप करा दिया। अब सब कुछ बस प्लान के मुताबिक होगा। पिंकी को फ़ोन कर दिया गया था कि अगले वीक उसकी शादी है अमन से। शादी की सारी रस्में धूमधाम से निभाई जा रही थी। पिंकी बिल्कुल चुपचाप, जैसा बोला जा रहा था यंत्रवत निभाई जा रही थी। हाँ, कभी कभी एक आध बेचैन नज़र इधर उधर दौड़ाती ज़रूर थी, फिर निराश हो आंखें झुका लेती।
किसी को खोज रही थी उसकी निगाहें। उसके दूल्हे का चेहरा सेहरे में छुपा था और उसे लेस मात्र भी जिज्ञासा नहीं थी कि वो उसे देखे। जब उनका विवाह संपन्न हो गया तो वो दोनों बड़ों का आशीर्वाद लेने झुके। जब मेहता और उनकी वाइफ के पैरों में वो दोनों झुके, पिंकी के पैर के नीचे कुछ नुकीली चीज़ चुभी और वो संतुलन खो बैठी। इससे पहले किसी की बलिष्ठ भुजाओं ने उसे संभाल लिया और जो आवाज़ वो सुनना चाह रही थी वो कानों में सैद बन घुल गई। संभल के पिंकी। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब दूल्हे बने राजन को उसने देखा, यानी उसकी शादी राजन से। दोनों की आंखें एक दूसरे से उलझ गईं। ये सब क्या? उन्होंने पूछा। माफ़ कर दो जाना, बहुत सताया तुम्हें, सामने वाली आंखों ने जवाब दिया। अच्छा, बस माफ़ी इतनी आसानी से? शरारती हो गईं वो आंखें। फिर काफ़ी देर वो आंखें चार होती रहीं, संग संग जीने मरने की कस्में खाती रहीं, एक दूसरे में डूबती उतरती रहीं।